नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का बैच आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी का बैच आपके पेट के एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए और इसके अलावा जो भी आरआरबी है, एसएससी है, जीडी है, जो भी वनडे लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए ये इकोनॉमी का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। और मैं पहले क्लियर कर दूं, 100% आपका बैच, 100% आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जैसे क्लास पॉलिटी का चल रहा है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखें, पॉलिटी का क्लास चल रहा है। एक तो डिटेल से चल रहा है, दूसरा उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमने संवैधानिक विकास पढ़ा तो उस पर जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हमने किया। संविधान सभा पढ़ा, प्रस्तावना पढ़ा, संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा, नागरिकता पढ़ा। इसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमी का टॉपिक, इकोनॉमी के टॉपिक में आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और यहां पर हम लोग सारे फैक्ट पर बात करेंगे। जो भी आपके एग्जाम के डायमेंशन से होंगे केवल उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। कोई अनर्गल बातें नहीं होंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बातें होंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इस बात का है कि आप पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के बैठे, ताकि आपको जो है एक एक फैक्ट नोट डाउन करने को मिले और रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है ना? तो आज आपका जो शुरुआत हो रहा है एक परिचय से स्टार्ट होगा और इसमें देश की इकोनॉमी का एक जो है हम मापन और देश की अर्थव्यवस्थाओं, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ा सा तुलना वगैरह करेंगे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी और साथ ही साथ क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या कुछ होता है इसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आएंगी और आप ठहर करके, रुक करके नोट्स वगैरह बनाएंगे और 20 से 25 दिन बाद अपने आप को इकोनॉमी के मामले में कंफर्टेबल जोन में पाएंगे। ठीक है ना? चलें आगे। तो यहां पर देखना जरा, एक शब्द दिया गया है अर्थशास्त्र का और एक शब्द दिया गया है इकोनॉमी का, जिसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है? अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो आपका क्लास बेस्ड होगा ये लूसेंट के बुक पर बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा बाबू? लूसेंट के बुक पर बेस्ड होगा। लूसेंट क्योंकि जो है अगर उसमें कोई चीज अपडेट करने लायक, क्योंकि आपका जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में स्टैटिक पॉइंट भी होता है, डायनेमिक पॉइंट भी होता है। तो स्टैटिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अगर उसमें कोई चीज अपडेट करने लायक होगा तो सारा चीज मैं अपडेट करके आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कि आज का न्यूज डाल करके मैं आप तक जो है वीडियो डिलीवर करूंगा। ठीक है ना? तो आप निसंकोच रहें, आप तक जो भी कंटेंट पहुंचेगा एकदम अप टू डेट पहुंचेगा। क्लियर? तो यहां पर दो शब्द दिया गया है, एक शब्द का नाम है इकोनॉमिक्स और दूसरे शब्द का नाम है इकोनॉमी। आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। क्या पढ़ना बाबू? आपको इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर हम लोग थॉट वगैरह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? थॉट से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है। क्लियर? अब एक चीज समझना जरा, इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र क्या होता है तो आप क्या बताओगे? अर्थशास्त्र क्या होता है? आपके घर हैं, आपके समाज हैं, देश आपका है, सब कुछ है। तो घर में आपको पता होगा कि अगर 10,000 रुपया आता होगा ना, तो इस 10,000 रुपया में आप क्या करते होंगे कि आप स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आप जो है नात रिश्तेदारों के लिए और दैनिक दिनचर्या के लिए या फिर ऐसे आप मैनेज करते होंगे। तो ये जो आप एक लिस्ट बनाते हैं, ये जो आप लिस्ट बनाते हैं कि इतने की सब्जी, इतने का दूध, इतने का शिक्षा, इतने का किताब और इतने का इंटरनेट और इतने का जो है तेल खर्च वगैरह वगैरह तमाम आप करते हैं ना, तो ये जो लिस्ट बनाते हैं 10,000 रुपए की, वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। मतलब कि धन के प्रबंधन का एक प्रकार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? तो हम कह सकते हैं कि धन के प्रबंधन का विज्ञान है। रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। रोजमर्रा वस्तुओं का, जो हम मतलब कि अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं उसका अगर हम एक अध्ययन करें, एक कॉपी पर लिख करके अध्ययन करें और देखें कि हमारी क्या जरूरतें हैं और हमारा पैसा किन किन क्षेत्रों में जा रहा है, कहां पर लॉस हो रहा है, कहां पर हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल सी भाषा में हम उसको अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है ना? उसको हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। तो एक प्रकार की ये सैद्धांतिक अवधारणा है या फिर ये सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो अर्थशास्त्र के बाद जो अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं, ये अर्थव्यवस्था इसी अर्थशास्त्र पर आधारित एक व्यवहारिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? ये व्यवहारिक अवधारणा है। ठीक है ना? मतलब कि इसका इंप्लीमेंटेबल रूप जो है क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। जैसे
कुल मिला जुला करके आपके घर में शादी है, तो शादी में जब आप एक ठो लिस्ट बनाते हैं ना, और लिस्ट बना करके कहते हैं कि गोभी 25 किलो, आलू जो है 1 क्विंटल, प्याज जो है 70 किलो, ऐसे करके, तो जो आप अध्ययन करते हैं वो तो अर्थशास्त्र हो गया। क्या हो गया? अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन जब आप व्यवस्था देखते हैं, लोग कहीं खा रहे हैं, कहीं पर फुल्की खा रहे हैं, कहीं पर समोसा खा रहे हैं, कहीं पर खाना खा रहे हैं, कहीं पर बैंड बाजा बारात बज रहा है, और कहीं पर जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं लोग नाच रहे हैं, तो ये आपने व्यवस्था दे दी, धन के माध्यम से जो आपने व्यवस्था दे रखी है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी भाषा में उसको हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी इतनी आसान परिभाषा मैं नहीं समझा पाऊंगा, कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? ये कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि धन के प्रबंधन का एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का सैद्धांतिक स्वरूप है। और आप सिंपल सी भाषा में और भी कह सकते हैं कि रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। अब अर्थव्यवस्था जो होती है, इसी का प्रायोगिक रूप और इसी का व्यवहारिक रूप वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन आपका लूसेंट जो है ना, लूसेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आपको समझने में बड़ा दिक्कत होगी। और लूसेंट की भाषा जरा समझना, यहां पर ये लूसेंट की भाषा क्या है? यहां पर कह रहा है कि मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। बिल्कुल बात सही है कि मानव की जो आर्थिक गतिविधियां, अभी आपको बताया ना कि मतलब कि रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन, तो रोजमर्रा की वस्तुओं का जो अध्ययन आप कर रहे हो ना, तो आर्थिक गतिविधियों का ही तो आप अध्ययन कर रहे हो, उसको क्या कहा जाएगा? अर्थशास्त्र कहा जाएगा, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्लियर? उन सभी गतिविधियों का विश्लेषण जिसमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व जो है विद्यमान होते हैं। मतलब कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं तो हमको किसी में क्या लाभ होता है, किसी में हानि होती है। अच्छा, ये उद्योग स्तर पे किया जाता है, घर स्तर पर भी किया जाता है, राष्ट्र स्तर पर भी किया जाता है, राज्य स्तर पर भी, समाज स्तर पर भी, मीटिंग के स्तर पर भी, सम्मेलन के स्तर पर भी, सब जगह किया जाता है। तो इसमें आपको कहीं लाभ नजर आएगा, कहीं पर हानि नजर आएगी, है ना। तो ये जो आप एक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी भाषा में अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यहां पर आना जरा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक कोई अधूरा शब्द है। क्या है? अधूरा शब्द है, जबकि इसके साथ हम कोई क्षेत्र ना लें, कोई देश ना लें। हम कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी, क्या कहते हैं? इंडियन इकोनॉमी। हम कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं कि हमारे रूम की अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं कि हमारे समाज की अर्थव्यवस्था, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इसको एक क्षेत्र में, इसको एक राज्य में, देश में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मतलब कि अधूरा शब्द मालूम पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि यह अधूरा शब्द है जब तक कि किसी जो है देश या क्षेत्र का नाम इससे ना जुड़ा हुआ हो। क्लियर? तो हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब तक इसके क्षेत्र, जब हम कहते हैं कि हमारे जो है क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, क्या हमारे क्षेत्र की, हमारे ब्लॉक की अर्थव्यवस्था, तो इसके साथ हम एक क्षेत्र जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो जब तक क्षेत्र या नाम या देश के नाम ना जुड़े हों तब तक ये थोड़ा सा अधूरा शब्द मालूम पड़ता है। फिर किसी विशिष्ट देश के संदर्भ में आर्थिक क्रियाओं का जो है, क्रियाओं की जो है परिभाषा इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम व्यापारिक क्षेत्र भी शामिल कर सकते हैं, घरेलू क्षेत्र भी, या सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग, उत्पादन तथा वितरण, ये सब सारी चीजें जो है शामिल करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर? ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस केवल मेरा पर्पज यही था कि आपको समझाने का कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ जो है डिफरेंसेस होता है। अब यहां पर आपके क्वेश्चंस यहां से आएंगे। अब यहां से आपको एक एक क्वेश्चंस के मार्क करने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ताकि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना, एक भी कंटेंट आपका छूटे ना। यहां पर देखना जरा, कह रहा है कि भाई आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। अब यहां आय के आधार पर, और ये जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। यहां पर देखना जरा, विश्व बैंक के अनुसार हमने जो भी डाटा लिया है एकदम अपडेट और ऑथेंटिक स्रोतों से लिया है। कैसे? ऑथेंटिक स्रोतों से, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो, और अगर क्वेश्चंस आपका जो है आयोग गलत भी मानता है तो आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें, न्यायालय का दरवाजा। अब यहां पर देखिए जरा, विश्व बैंक के अनुसार ये आंकड़े जो है 1 जुलाई 2018 के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर ए आपको उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, और निचली या नीची मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, और एक नीची आय वाली अर्थव्यवस्था आपको लो इनकम वाली अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। मतलब कि अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, और ये जो है पर कैपिटा इनकम के आधार पर, सिंपल सी बात है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और इसका वर्गीकरण एक बार और देखना जरा, जो हाई इनकम वाले देश हैं
वो, फिर उसके बाद उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद नीची या निम्न या लोअर मिडिल अर्थव्यवस्था, और फिर एक लोअर या फिर लो जो है इनकम अर्थव्यवस्था। ये 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कौन होगी, जिसकी जो है जिनके प्रति व्यक्ति आय 12,055 यूएस डॉलर से अधिक होगी, मतलब कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,055 यूएस डॉलर से क्या हो, इतनी हो या फिर इससे अधिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कहेंगे। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? तो आपको लिखना है कि भाई उच्च आय वाली जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें 12,055 डॉलर यूएस डॉलर या उससे अधिक अगर पर कैपिटा इनकम होगी किसी देश की, तो उसको हम उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे तो 3896 यूएस डॉलर से लेकर के 12,055 यूएस डॉलर तक, अगर जो है यहां पर कैपिटा इनकम होगी तो उसको हम उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्लियर? यहां पर देखना जरा, नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, तो यहां पर आपको 996 से लेकर के 3895 यूएस डॉलर, क्या यूएस डॉलर तक अगर पर कैपिटा इनकम दिखाई पड़ती है तो उसको आप क्या बोलोगे, लोअर मिडिल इकोनॉमी बोलोगे, लोअर मिडिल इकोनॉमी। फिर उसके बाद नीची आय वाली अर्थव्यवस्था, लो इनकम वाली अर्थव्यवस्था, जहां पर जिन देशों की जो है पर कैपिटा इनकम 995 यूएस डॉलर या इससे कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर इनकम अर्थव्यवस्था बोलेंगे या फिर लो इनकम इकोनॉमी बोलेंगे। क्लियर? तो ये 4 अर्थव्यवस्था आपको याद रखना है। पहला वाला कितना हुआ, तो पहला वाला होगा 12,055 यूएस डॉलर। दूसरा क्या है, दूसरा 3896 से लेकर के 12,055। तीसरा क्या है, 996 से लेकर के 3895, और चौथा है 995 या उससे नीचे। ये आपको क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। अब एक काम करना, जरा नेक्स्ट पेज पे आइए। जरा यहां पर देखिए, आर्थिक प्रणालियां 3 प्रकार की मेनली होती हैं। कौन सी? 3 प्रकार की। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या क्वेश्चंस पूछा गया है? और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं अभी समझना जरा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहां पर जो आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें किसी राज्य का या किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहां पर निजी प्लेयर की भूमिका ज्यादा होती है। कितना उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, किन क्षेत्रों में उत्पादन करना है, तो ये जो है कोई व्यापारी या निजी प्लेयर इसको डिफाइन करते हैं। मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैं निजी आदमी हूं, सरकार का आदमी नहीं हूं, तो मैं अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करूंगा, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कैपिटल इकोनॉमी कहा जाता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब कि भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है, निजी संस्थाओं का या निजी लोगों का नियंत्रण होता है। यहां पर सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहां पर देखिए जरा, तो कह रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में बाजार तय करती है, मतलब कि जो मांग और आपूर्ति होती है, डिमांड एंड सप्लाई, किन वस्तुओं का उत्पादन कितना करना है, इसका जो है प्राइस कितना होगा, है ना, आपूर्ति क्या होनी चाहिए, मांग कितनी है, उस हिसाब से कीमत कितनी होनी चाहिए, ये सब मार्केट ने खुद तय कर लेती है, बाजार खुद तय कर लेती है। तो इसकी मांग, आपूर्ति, हानि, लाभ सब कुछ जो है किस पर निर्भर करता है, तो मार्केट पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बाजार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बाजार आधारित। इसको हम कभी कभी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यहां पर क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, मांग कितनी हो रही है, आपूर्ति कितनी हो रही है ना, उत्पादन कितना हो रहा है, सारा कुछ जो है कौन तय करता है? मार्केट तय करता है, बाजार तय करता है। क्लियर इतनी बातें? अब एक चीज समझिएगा जरा, मार्केट या बाजार समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट लगा, अब इस मार्केट में जो है गोभी, आलू, और यहां पर जो है किराना स्टोर, यहां पर कपड़ा वाला, यहां पर ज्वेलरी वाला, यहां पर सारी दुकानदार के लोग बैठे हुए हैं।
क्लियर। यहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये लोग अपने मन से व्यापार कर रहे हैं। अब यहां पर आई भीड़, और आई भीड़ आलू का जो है मांग कर रही है, प्याज का मांग कर रही है, किराना स्टोरों की जो है सामानों का मांग कर रही है, कपड़ों का मांग कर रही है। तो ये बाजार खुद तय कर लेती है कि कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है, हमको कितना और मार्केट में सामान लाना है कि नहीं लाना है। ऐसी जो इकोनॉमी होती है उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। और कुल मिला जुला करके ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और इसमें लाभ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? लाभ आधारित अर्थव्यवस्था ये होती है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया होगा। इसको क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। एक चीज समझिएगा जरा, आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा? यहां से। एडम स्मिथ। अब मैं अगर कहूं कि भाई कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसके जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना है कि एडम स्मिथ हैं। कौन है बाबू? एडम स्मिथ इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता हैं। इनकी एक पुस्तक है एडम स्मिथ की, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको भी आप हाईलाइट करिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, और इसमें अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत दिया गया। क्या? अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप मतलब कि इनसे कहा गया कि भाई, इन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि आप फ्री छोड़िए। किसको छोड़िए? फ्री छोड़िए बाजार को, व्यापारियों को आप फ्री छोड़िए ताकि वो फ्री तरीके से व्यापार कर सकें, ठीक है ना। तो इसको हम अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसी जो है दी वेल्थ ऑफ नेशन में जो है अहस्तक्षेप की नीति दी गई, किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। ये पुस्तक कब प्रकाशित की जाती है? तो 1776 में प्रकाशित की जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत माना जाता है। ये आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहां से आएंगे, और प्लस जो है आपको यहां से पूछ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। क्लियर। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? आपको मिलेगा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था या फिर सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक फैक्टर करके हम बताएंगे। जैसे हमने बताया कि भाई भौतिक संसाधनों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी प्लेयर का योगदान था, निजी प्लेयर का नियंत्रण था। मतलब कि व्यक्तिगत वहां पर नियंत्रण था, वहां पर अहस्तक्षेप की नीति थी, मतलब हस्तक्षेप की नीति नहीं थी, वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, वहां पर जो है व्यक्तियों का नियंत्रण था। लेकिन यहां पर जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहां पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। यहां पर राज्य का नियंत्रण होता है, एक केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण होता है, ताकि जो सरकार बोले, जो राज्य बोले, जो है एक प्राधिकरण केंद्रीय अथॉरिटी बोले, उसके अनुसार उत्पादन हो, उसके अनुसार जो है कितना उत्पादन हो, उसके अनुसार कीमत तय की जाए, और उसके अनुसार जो है दाम वगैरह तय किया जाए, कितना आपूर्ति होनी चाहिए, कितना मांग होनी चाहिए, इत्यादि सारी चीजें कौन तय करता है? और राज्य तय करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था या स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर बात। अब समझिएगा जरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में, जैसे कि जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था है ये एकदम उल्टा है। किसके? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में उत्पत्ति इसकी हुई। किसकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि जो उत्पादन है, आपूर्ति है, कीमत है, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला सरकार के द्वारा किया जाता है। देखने जरा, अगर मैं कहूं कि उत्पादन, आपूर्ति और कीमत, इसका फैसला कौन करती है? तो यहां पर देखिए सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो आपने बताना है कि साहब ये सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है उसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसको केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा जरा, आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिखाई पड़ेगी। एक आपको सामाजिक अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी और दूसरा आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। कौन कौन सी? एक सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको दिखाई पड़ेगी और एक आपको जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी दिखाई पड़ेगी। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है इसको जरा समझिए। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है एक कहती है कि भौतिक संसाधनों पर समान नियंत्रण होना चाहिए और भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए। मतलब कि ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी डी ई एफ जी, सबको एक एक किलो जो है गेहूं मिलना चाहिए, सबको एक एक किलो।
लेकिन अब इसमें हो सकता है कि ए के पास जो है थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो, बी के पास कम हो, सी के पास ज्यादा हो, डी के पास कम हो। लेकिन ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कहती है कि भाई सब में वितरण समान होना चाहिए, सबको एक एक किलो मिलना चाहिए, आलू या गेहूं या चावल जो भी है। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है एक कहती है नहीं, आप जो है योग्यता पे आधारित जो है डिस्ट्रीब्यूशन करिए। एक कहती है अगर बी के पास पैसा नहीं है तो इसको जो है 1 किलो दीजिए, अगर ए के पास पैसा है तो इसको आधा केजी दीजिए। कितना दीजिए? आधा केजी दीजिए। तो ये आप डिफरेंस कर सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या करती है, सम वितरण पर ध्यान देती है, समान वितरण पर ध्यान देती है, ये समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को जो है अभिव्यक्त करती है। लेकिन यहां पर आपको लक्षित अर्थव्यवस्था या फिर हम कह सकते हैं कि योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण को ध्यान में रखती है। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। तो थोड़ा सा यहां पर आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो क्या आएगा, यहां पर देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले ये समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का आपसे उदाहरण पूछ सकता है कि कौन सा देश है, तो आपको बताना है कि साहब सोवियत संघ है। कौन है? यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है ना, कौन? सोवियत संघ। फिर उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है। क्या? उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है। और अर्थव्यवस्था चलाने में सरकार की बड़ी क्या होती है? भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के संचालन में किसकी भूमिका होती है? सरकार की भूमिका होती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जन कल्याण पर फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाएगा? जन कल्याण, मतलब कि वेलफेयर पर फोकस किया जाएगा। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो लाभ पर आधारित थी और ये जन कल्याण पर आधारित होती है। अब यहां पर देखिए जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है इसका उदाहरण क्या है? 1985 से पहले का चीन। मतलब कि 1985 से पहले जब आप जाएंगे चीन को देखेंगे तो आपको एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसका लक्षण क्या है? कि सभी संपत्तियों या श्रम संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है यहां पर आपको सामूहिक नियंत्रण दिखाई पड़ेगा, इन द सेंस कुछ जो है सरकार के द्वारा, कुछ जो है निजी प्लेयर के द्वारा, और ज्यादातर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि सभी संपत्तियों और सभी जो है श्रम संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। किसका? पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बीच, ठीक है ना। चलें आगे। तो अगर मैं पूछूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण सोवियत संघ, और इसमें जो है लक्षण क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार का जो है बड़ी भूमिका होती है। और यहां पर साम्यवादी जो है अर्थव्यवस्था, इसका उदाहरण 1985 से पहले चीन को ले सकते हैं। और लक्षण क्या होता कि सभी संपत्तियों और श्रम संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और देखें, यहां पर देखें, सिद्धांतकार जर्मन दार्शनिक एक कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स। ये 1818 से 1883 के बीच था। ऐतिहासिक प्रभाव, मतलब कि अगर मैं कहूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन माना जाता है तो आप बताओगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो कौन है? कार्ल मार्क्स है। कौन भैया? कार्ल मार्क्स है। ऐतिहासिक प्रभाव क्या है? पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति में ये नजर आई और इसका आदर्श रूप 1949 में चीन के सामने आया। तो ये आप बता सकते हैं कि इसका जो है इंपैक्ट कब हमको दिखाई पड़ा। तो एक तो पहली बार 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति के दौरान नजर आई है ना, ये सोवियत संघ में, और दूसरा जो है इसका एक आदर्श रूप 1949 में चीन के सामने नजर आया। तो कुल मिला जुला करके आप बस यही बताइएगा कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है भौतिक संसाधनों का संवितरण होता है, ठीक है ना, और यहां पर राज्य का नियंत्रण होता है, केंद्र का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, और जो भी उत्पादन, कितना उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, वो कौन तय करती है? सरकार तय करती है, ठीक है। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, उसके बाद एक और इकोनॉमी आपको दिखाई पड़ेगी। आर्थिक प्रणालियों का एक तीसरा प्रकार होगा जिसका नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इस कहता है कि भाई हमको जो है सरकारी क्षेत्र की भी जरूरत है और निजी भी क्षेत्र की। अभी समझना जरा, सरकार का नियंत्रण किस में था? तो आपने बताया कि भाई जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें सरकार का नियंत्रण था।
जो निजी क्षेत्र की भूमिका जिसमें ज्यादा थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब हम कहें कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण जिस अर्थव्यवस्था में मिले, सह अस्तित्व जिसमें दोनों के मिले, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। मतलब कि इसमें जो है एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका होगी, सार्वजनिक मतलब कि सरकार की भूमिका होगी, प्लस निजी क्षेत्र की भूमिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण होगी। इन दोनों की भूमिका जहां पर होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर इतनी बातें? अब यहां पर देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद से निकलने वाले देशों द्वारा अपनाई गई, जैसे भारत के द्वारा, मलेशिया के द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा, ऐसे ब्राजील के द्वारा भी अपनाई गई है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मिश्रित इकोनॉमी क्या होती है? जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण विद्यमान हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर देखिए भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये सब जो है कैसी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं? तो आप बताओगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रकार हैं। ठीक है ना? किन्स एक प्रकार के अर्थशास्त्री हैं। इनका सुझाव था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम जो है बढ़ाना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चूंकि इनका यह कहना है कि भाई जो पूंजीवादी देश हैं एक केवल किस पर ध्यान देते हैं? लाभ पर ध्यान देते हैं। यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण कम हो पाता है। क्या? जन कल्याण कम सुनिश्चित हो पाता है। इसलिए जन कल्याण कहां हो पाता है ज्यादा से ज्यादा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा होता है। इसीलिए किन्स क्या कह रहे हैं कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो केवल लाभ पर ध्यान देती है, अब इनको जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है क्या सुनिश्चित हो सके? जन कल्याण सुनिश्चित हो सके। प्रोफेसर लॉन्ज, ये भी एक अर्थशास्त्री ही हैं। इनका क्या सुझाव है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाया जाना चाहिए। इनका यह कहना इसलिए है कि भाई जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है केवल वेलफेयर पर ध्यान देती हैं, इनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा होता है। अगर ये थोड़ा सा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगी तो इससे क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता दे पाएंगी और इसके अलावा उत्पादन गतिविधियों को बढ़ा पाएंगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, निर्यात आपका बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आना चाहिए। ये चीजें ठीक है ना? तो ये आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा केवल कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के जो है लक्षण मौजूद हो। मतलब कि एक तो सार्वजनिक और निजी दोनों के लक्षण जहां पर मौजूद होते हैं उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर देखिए जरा, एक अर्थव्यवस्था आपको दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम क्लोज्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या? क्लोज्ड अर्थव्यवस्था। जैसे कि हर इकोनॉमी कोई विश्व के दूसरे देश के इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। मतलब कि हर देश विश्व के दूसरे देशों को क्या करता है? निर्यात करता है और आयात करता है। अगर मैं कहूं कि कोई एक ऐसा देश जो ना तो आयात करे किसी देश को, ना तो किसी देश से निर्यात करे, ना तो किसी देश से आयात करे और ना तो किसी देश को वो निर्यात करे, तो ऐसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब कि सीधी सी बात है कि जैसे अगर मैं कहूं कि उत्तरी कोरिया किसी से व्यापार ना करे, ना तो किसी को आयात करे, ना तो किसी से निर्यात करे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। ऐसे ही एक अर्थव्यवस्था और होती है जिसको हम क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं बाबू? खुली अर्थव्यवस्था। इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्था या विश्व के ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करे, मतलब कि उसका आयात निर्यात बड़े पैमाने पर हो, उसको हम क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक अर्थव्यवस्था जिसका ना तो आयात हो किसी देश के साथ, ना तो किसी देश के साथ निर्यात हो, उसको हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। यहां पर देखना जरा, ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था। शेष विश्व से कोई संबंध इसका नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, और ये जो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं ये डाटा आपसे IMF के अनुसार 2026 के अनुमान के अनुसार ही पूछा गया है। ठीक है ना? दिया गया है डाटा। IMF मतलब कि जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसी के अनुसार 2026 का एकदम लेटेस्ट डाटा लिया गया है और इसमें आपको बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि विश्व की जो इकोनॉमी है
उसका जो है पोजीशंस या उसके जो है स्तर क्या है, भारत किस पोजीशंस पर है। तो चूंकि ये आईएमएफ का डाटा है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है ना, हाईलाइट कर लें। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अच्छा मजे की बात है कि इसको नॉमिनल इकोनॉमी या फिर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर आप निकाल रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, बस एकदम सिंपल सा समझिएगा, नाम मात्र जीडीपी हम उसे कहते हैं जब जीडीपी की गणना हम वर्तमान मूल्यों पर करते हैं। किस मूल्यों पर करते हैं, वर्तमान मूल्यों पर। रियल जीडीपी क्या होता है, इसी के उल्टा एक रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी क्या होता है, जब हम जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों पर करते हैं। किस मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर, और उसको आधार वर्ष से थोड़ा सा तुलना करते हैं। तो यहां पर जो है नाम मात्र की जीडीपी दी गई है, और नाम मात्र की जीडीपी में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है टैक्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, इसमें सब्सिडी वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था का जब हम मापन करते हैं, मतलब कि चालू कीमतों पर मापन करते हैं, तो उसको नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं। और इन नाम मात्र की जीडीपी के आधार पर अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी कि यूएस की इकोनॉमी। क्या, यूएस, अमेरिका की इकोनॉमी। और अमेरिका की इकोनॉमी आपको 32.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कितनी, 32.4 ट्रिलियन डॉलर। यहां पर देखिए ट्रिलियन डॉलर यहां पर लिखा गया है, तो ये 32.4 ट्रिलियन विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी। दूसरे नंबर की जो इकोनॉमी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो कौन है, चाइना की इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी कितनी है, 20.8 ट्रिलियन डॉलर की, बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज इकोनॉमी है। फिर उसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यहां पर आप 5.45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चौथे नंबर की जापान की इकोनॉमी मिलेगी, ये 4.38 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद चूंकि जो है पांचवें नंबर पर इंडिया आया था, फिर यूके ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम, इसको इंग्लैंड कहते हैं, इसने क्या किया कि भारत को रिप्लेस कर दिया, और पांचवें नंबर पर फिर यूके आ गया, और इसकी जो इकोनॉमी है ये 4.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। फिर उसके बाद अपना प्यारा सा भारत, ये 6 नंबर का है, इसने छक्का मारा, ठीक है ना। एक किस नंबर की है, छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इसका जो आकार है इकोनॉमी का, वो आप बता सकते हैं कि साहब 4.15 ट्रिलियन डॉलर। इसको आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 6 नंबर की अर्थव्यवस्था है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा आपको याद रखना है, और यह भी आपको याद रखना है कि किसने रिप्लेस किया भारत को, तो यूके ने रिप्लेस किया। यूके जो है पांचवें नंबर पर भारत था, यूके ने रिप्लेस करके जो है भारत अपने पांचवें नंबर पर हो गया, और छठे नंबर पर फिर भारत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फ्रांस की इकोनॉमी आती है, फिर इटली, ब्राजील और कनाडा की इकोनॉमी आती है। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको बस यही पहला, दूसरा और तीसरा याद करना है, और फिर उसके बाद जो है यूके को याद करना है पांचवें नंबर पर, और छठे नंबर पर भारत की इकोनॉमी, और कितनी है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये है। क्लियर इतनी बातें, चलें आगे। अब एक चीज और यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि जीडीपी, ये पीपी के आधार पर क्या, पीपी क्या है, परचेजिंग पावर, है ना, पैरिटी, इसको हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं मेनली। जैसे अगर मैं सीधा सा कहूं कि अपना जो है 1 रुपया, अपना जो है, जैसे यूएस का $1 है ना, $1, यूएस का $1 बराबर, अगर मैं कहूं कि एक कितना रुपया है, तो 94 रुपया है। मतलब कि यूएस का एक सिक्का ले जाकर के आप कितना आलू खरीद सकते हैं, नियर अबाउट आप जो है 3 केजी आलू खरीद सकते हैं। सपोज कितना आलू खरीद सकते हैं बाबू, 3 केजी आलू खरीद सकते हैं एक सिक्का ले जाकर के। लेकिन यहां पर इंडिया का 94 सिक्का ऐसे ले जाएंगे। कितना सिक्का ले जाएंगे, 94 सिक्का ऐसे ले जाएंगे ना, ऐसे सिक्का पलटेंगे पूरा, तब जाकर के आपको इतना आलू मिलेगा, 3 केजी आलू मिलेगा। कितना आलू मिलेगा, 3 केजी। मतलब कि इसका एक सिक्का इसके 94 सिक्के के बराबर है। तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, एक क्रय शक्ति क्षमता, ये मूल्य को डिनोट करती है, वैल्यू को डिनोट करती है, और उसी के आधार पर जो है हम इकोनॉमी को मापते हैं। क्या, उसी के आधार पर इकोनॉमी वगैरह को मापते हैं। और जब हम पीपीपी के आधार पर मापेंगे, तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को आप पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, यहां पर आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा कि भाई जो हर मुद्रा की एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू के, उसी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है एक आपको मापन दिखाई पड़ेगा। और यहां पर देखिए, क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद, यह बेहतर क्यों होती है भाई, नाम मात्र जीडीपी की तुलना में अधिक उपयोगी, क्योंकि यह जो है विनिमय दरों के बजाय देश की स्थानीय वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्ष लागत और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसका महत्व क्या है कि यह प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत होने से रोकता है। क्या,
प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत होने से रोकता है। और यहां पर अगर इसका उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा मापने और संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। यहां से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कहां से, यहां से आएगा, यहां से। अब आपको लिखना क्या है, यहां पे लिखना है जो क्वेश्चन। मैं केवल वही समझा रहा था कि जो पीपीपी है वो क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पीपीपी के आधार पर या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है और भारत की इकोनॉमी किस नंबर की है। तो अगर आप देखेंगे कि पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, यहां पर आप लिख लें क्रय शक्ति क्षमता, इसके आधार पर चीन की इकोनॉमी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। किसकी इकोनॉमी बाबू, चीन की इकोनॉमी। कितनी है, तो आपने बताना है कि 44.3 ट्रिलियन डॉलर की है। यहां पर देखिए जरा, ट्रिलियन डॉलर आपको दिया गया है, ये भी आईएमएफ की रिपोर्ट के ही अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी पीपीपी के आधार पर या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसकी इकोनॉमी है, तो चाइना की इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है, वो अमेरिका की इकोनॉमी यहां पर दूसरे स्थान पर है, 32.38 ट्रिलियन डॉलर की है, सेकंड नंबर की है। और जो भारत की इकोनॉमी है, मजे की बात है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड ऐसी इकोनॉमी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की 18.9, कितना, 18.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपको कौन मिलेगा, रूस मिलेगा, 7.53 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपको मिलेगा एक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, ठीक है ना। बाकी आप इधर जान सकते हैं, लेकिन आपको जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर याद रखना है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएस, तीसरे नंबर पर इंडिया और चौथे नंबर पर रूस है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पीपी मॉडल यह स्पष्ट करता है कि नाम मात्र विनिमय दरों, नॉमिनल रेट्स के कम होने के बावजूद चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक घरेलू क्रय शक्ति क्षमता विश्व में क्या है, मजबूत है। तो ये आप बता सकते हैं कि बस आपको यही पूछेगा कि पीपीपी के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या इंडिया की अर्थव्यवस्था किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका जो है आज का पूरा डिस्कशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट इस बात का है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल। आज आपने सुना उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।